1980 का दशक, लाहौर, पाकिस्तान। एक बूढ़े मौलाना की नजर एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी लाहौर की एक मस्जिद के बाहर से गुजर रहा था। कुर्ता, टोपी, दाढ़ी, बिल्कुल एक लोकल पाकिस्तानी की तरह। मौलाना ने उसे रोका, ध्यान से देखा और फिर पूछा, क्या तुम हिंदू हो? वो आदमी रुका, मुस्कुराया और बोला, नहीं। लेकिन मौलाना नहीं माना। उसने उसे एक छोटे कमरे में बुलाया, दरवाजा बंद किया और बोला, तुम्हारे कान छिदे हुए हैं। पाकिस्तान में मुस्लिम मर्द कान नहीं छिदवाते। तुम पकड़े गए। कमरे में खामोशी छा गई। उस आदमी का दिल एक पल के लिए रुक गया। अगर यह मौलाना आईएसआई का आदमी हुआ तो जिंदगी यहीं खत्म। लेकिन उसने चेहरे पर एक भी लकीर नहीं आने दी। बोला, बचपन में हिंदू था, बाद में इस्लाम कबूल किया। मौलाना ने उसे देखा, फिर धीरे से एक अलमारी खोली। अंदर मां दुर्गा और भगवान शिव की मूर्तियां थीं। मौलाना ने कहा, मैं भी हिंदू हूं। 1947 में मेरे पूरे परिवार को मार दिया गया। बचने के लिए मुस्लिम बन गया। दशकों से यहां रह रहा हूं। फिर उसने उस आदमी की तरफ देखकर कहा, प्लास्टिक सर्जरी करा लो, वरना एक दिन कोई और पकड़ लेगा। वो आदमी उस मौलाना से मिलकर निकला। रात को उसने अपनी रिपोर्ट इंडिया भेजी और अगले दिन वो फिर उसी लाहौर की गलियों में था, उसी तरह चुपचाप, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह आदमी कोई फिल्म का हीरो नहीं था। ये था भारत का सबसे खतरनाक जासूस, जिसका नाम था अजीत डोभाल। लेकिन यह कहानी लाहौर से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव से। 20 जनवरी 1945, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। घीड़ी बने लस्यून, एक छोटा सा गांव जहां बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, लेकिन घर में एक अनुशासन था जो आर्मी से आया था। पिता मेजर गुणानंद डोभाल इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे। बंगाल सैपर्स में 36 साल की सर्विस। इसी घर में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया अजीत। बचपन से ही पिता के साथ ट्रांसफर होते रहे, राजस्थान, दिल्ली और अलग अलग शहर। हर बार नया स्कूल, नए दोस्त, नई भाषा। लेकिन एक चीज लगातार रही, पढ़ाई। अजमेर मिलिट्री स्कूल में पढ़े, आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया, और वो भी फर्स्ट डिवीजन में फर्स्ट रैंक के साथ। 1968 में यूपीएससी दिया, पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर किया। 22 साल की उम्र में आईपीएस मिला, केरल कैडर। कोट्टायम में एएसपी बने। लेकिन कुछ ही महीनों में एक ऐसी घटना हुई जिसने दिल्ली का ध्यान खींचा। दिसंबर 1971, केरल के थलसेरी में कम्युनल दंगे भड़क उठे। सड़कों पर आग थी, घरों में दहशत थी, और प्रशासन पैरालाइज था। एक यंग आईपीएस ऑफिसर को भेजा गया। वो गया, लेकिन गन लेकर नहीं। वो गया सुनने के लिए। दोनों तरफ के लोगों से मिला, समझा और बात की। बिना एक गोली चलाए उसने दंगा खत्म कर दिया। जनवरी 1972 में दिल्ली ने नोटिस किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उसे बुलाया और अजीत डोभाल एक ऐसी दुनिया में चले गए जहां से कोई पब्लिकली वापस नहीं आता। 1970 का भारत। नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम में इंसर्जेंसी अपने पीक पर थी। मिजो नेशनल फ्रंट के रिबेल्स जंगलों में छुपे थे। आर्मी की बुलेट्स उन तक नहीं पहुंच रही थीं। आईबी ने अजीत डोभाल को भेजा। वो रिबेल्स के बीच गए, उनके लीडर लाल डेंगा से मिले, उनकी बात सुनी और धीरे धीरे उन्हें नेगोशिएशन टेबल पर लाए। मिजोरम की इंसर्जेंसी बिना बड़े ब्लडशेड के शांत हो गई। इसके बाद सिक्किम। 1975 में सिक्किम को इंडिया में मर्ज करना था, लेकिन चीन की नजर उस पर थी। आईएसआई एक्टिव थी, सिचुएशन डेलिकेट थी। अजीत डोभाल वहां गए, ग्राउंड तैयार किया, इंटेलिजेंस थी, और जब इंडियन आर्मी ने एंटर किया, रास्ता साफ था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। इन दो ऑपरेशंस के लिए उन्हें प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल मिला। आमतौर पर यह 14 साल की सर्विस के बाद मिलता है। अजीत डोभाल को यह सिर्फ 7 साल में मिला।
1970 के आखिर में पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में लगा था। 1974 में इंडिया ने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उसके बाद पाकिस्तान और एग्रेसिव हो गया। चीन की मदद से कहूता रिसर्च सेंटर में सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था। इंडिया को प्रूफ चाहिए था। आईबी ने एक बंदा भेजा, अजीत डोभाल, अकेले पाकिस्तान में। उन्होंने अपनी पूरी आइडेंटिटी बदली, उर्दू सीखी, पाकिस्तान की कल्चर, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स सब याद किया। मुस्लिम प्रैक्टिसेस को इतनी गहराई से समझा कि कोई शक न कर सके। और फिर लाहौर की गलियों में उतर गए। 7 साल, पहले 1 साल प्योर अंडरकवर, फिर 6 साल इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन में ऑफिशियली डिप्लोमैट। लेकिन उसी वक्त कहूता में एक भिखारी था, फटे हुए कपड़े, सिर झुकाए, हाथ फैलाए। वो भिखारी था अजीत डोभाल। कहूता रिसर्च सेंटर के बाहर, जहां पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट काम करते थे, उसके पास एक बार्बर शॉप थी। साइंटिस्ट वहां बाल कटवाने आते थे और जब वो जाते तो जमीन पर बिखरे बाल वो भिखारी उठाता था। उन बालों को इंडिया भेजा गया। लैब में टेस्ट हुए, रिजल्ट यूरेनियम के ट्रेसेस, रेडिएशन। पाकिस्तान सीक्रेटली न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था। यह प्रूफ इंडिया को पहले कभी नहीं मिला था। माना जाता है कि इस इंटेलिजेंस की वजह से इंडिया ने इंटरनेशनल प्रेशर बनाया और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम करीब 15 साल पीछे हो गया। 1988 पंजाब, खालिस्तान मूवमेंट अपने पीक पर था। जरनैल सिंह भिंडरावाले के मरने के बाद भी उसके फॉलोअर्स गोल्डन टेम्पल में बंद थे। AK-47 थीं, ग्रेनेड्स थे और आर्मी बाहर खड़ी थी। कोई भी अंदर नहीं जा सकता था सिवाय एक रिक्शा पुलर के। एक छोटा सा आदमी, मैला कुर्ता, पसीने में भीगा हुआ, रिक्शा खींचते हुए गोल्डन टेम्पल के गेट्स के पास आया। उसने मिलिटेंट से कहा, मैं ISI का आदमी हूं, पाकिस्तान से तुम्हारी मदद करने आया हूं। मिलिटेंट्स ने उसे अंदर आने दिया। वो कई दिन अंदर रहा। उसने उनके वेपन्स देखे, पोजीशंस नोट की, कितने लोग हैं, कहां हैं, सब पता किया और वो सारी इंफॉर्मेशन NSG तक पहुंचाता रहा। ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च हुआ। NSG ने एग्जैक्टली वहां स्ट्राइक किया जहां वेपन्स थे। कैजुअलिटीज मिनिमम रहीं। गोल्डन टेम्पल की दीवारें सेफ रहीं। वो रिक्शा पुलर था, अजीत डोभाल। 1989 में उन्हें कीर्ति चक्र मिला। पहले कभी किसी पुलिस ऑफिसर को नहीं मिला था। ये सिर्फ मिलिट्री को मिलता था। एक्सेप्शन फिर बना उनके लिए। 1990 कश्मीर घाटी आग में थी। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी अपने पीक पर थी। इलेक्शंस होना नामुमकिन था। गवर्नमेंट ने अजीत डोभाल को कश्मीर भेजा। वहां एक नाम था, कोका परे, टेररिस्ट, फोक सिंगर और ISI का आदमी। उसकी अपनी प्राइवेट आर्मी थी। डोभाल उससे मिले, बात की, समझा और एक डील की। कोका पर्रे को सपोर्ट, वेपन्स, ट्रेनिंग और एक प्रॉमिस, MLA की सीट। कोका पर्रे इंडिया का एजेंट बन गया। उसने अपनी ही फॉर्मर कॉन्टैक्ट्स को न्यूट्रलाइज करना शुरू किया और 1996 में कश्मीर में इलेक्शंस हुए। पहली बार सालों के बाद वो इलेक्शंस अजीत डोभाल की स्ट्रैटेजी की वजह से पॉसिबल हुए। 24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से दिल्ली के लिए निकली और हाईजैक हो गई। पैसेंजर्स और टेररिस्ट के साथ प्लेन को पाकिस्तान UAE होते हुए तालिबान कंट्रोल्ड कंदहार ले जाया गया। इंडिया की गवर्नमेंट ने नेगोशिएशन के लिए टीम भेजी। उस टीम में अजीत डोभाल भी थे। तालिबान इलाका था, कोई सपोर्ट नहीं था। टेररिस्ट की डिमांड्स थीं, 200 मिलियन कैश और 100 प्रिजनर्स। डोभाल ने नेगोशिएट किया, दिन रात 7 दिन। उन्होंने डिमांड्स 100 से कम करवाई, कैश डिमांड हटवाई, लेकिन 3 टेररिस्ट को रिलीज करना पड़ा। उनमें से एक था मसूद अजहर, जो बाद में जैश-ए-मोहम्मद बनाएगा। डोभाल ने उस रात को कभी नहीं बुलाया। उन्होंने एक बार कहा था, उस दिन मैंने तय किया इंडिया कभी इतना हेल्पलेस नहीं होगा। हमें ऑफेंसिव होना होगा, रिएक्टिव नहीं। ये एक लाइन इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी बदल देगी।
दशकों बाद 2005 में डोभाल आईबी के डायरेक्टर बनकर रिटायर हुए। लेकिन एक जासूस कभी रिटायर नहीं होता।